हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? अच्छे? चलिए, तो जैसा कि आपको दिख रहा है, थोड़ा आज मैं आपको थोड़ा खुश, हमेशा ही खुश रहता हूँ, ये तो मेरी फितरत में है। ठीक है, चलिए, लेकिन आज की खुशी का कुछ और ही कारण है। हाँ मतलब, सबसे पहले तो मैं उन सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेसन जो 10th और 12th में प्रमोट हो चुके हैं। हालांकि हमें बहुत बड़ा दुख है। दुख किसका है? दुख इसका है कि हमने जो उन बच्चों के लिए इतनी मेहनत की और उन बच्चों ने हमारे लिए मतलब बहुत इतनी जो मेहनत की ना, उसका जो रिजल्ट था ना, वो हमें नहीं मिल पाया इस साल। तो इस चीज़ का हमें बहुत बड़ा खेद है ना। बाकी उन बच्चों के लिए बहुत खुशी है जो मेरे से पूछते रहते थे, सर हम पास हो जाएंगे क्या, सर हम पास हो जाएंगे क्या। ठीक है, तो भाई मैं उनको डबल कॉन्ग्रेचुलेसन कहता हूँ। भाई अब आप खुश रहो आराम से ना, पास हो गए। ठीक है, हाँ समझ रहे हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसे, पता नहीं कल रात को 12 बजे तक मतलब मैसेज पे मैसेज सर, और बहुत ऐसा अच्छा लगा मतलब कि बहुत जो अलग डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं, है ना। तो सभी बच्चों के मैसेज, सर आपकी जो मेहनत है हम उसको कभी नहीं भुला पाएंगे, और मतलब ऐसे ऐसे मैसेज। तो हमें ऐसा लगा कि वास्तव में ही जो टीचर और स्टूडेंट का क्या रिलेशन होता है, समझ पा रहे हैं आप? मतलब टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है ना, वो बहुत ही मधुर रिलेशन होना चाहिए ना। एक दूसरे के लिए डेडिकेट होने चाहिए, समर्पित होने चाहिए। डेडिकेट मीन्स समर्पित होना होता है। ठीक है, समर्पित, जैसे हमारा टीचर का यही दायित्व होता है कि आप कोई भी डाउट हमसे पूछिए। हमारा फर्स्ट जो प्रायोरिटी है, दायित्व है, वो यही है कि मैं मतलब हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। जैसे बहुत सारे बच्चों को मैं आपको बता दूं, जो ऑनलाइन क्लासें हमारी पहले भी चलती थी, तो बहुत सारे बच्चे जो मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल से हैं, है ना, या कुछ प्राइवेट स्कूल से हैं जहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पाई थी या उन्होंने नहीं कराई थी, मतलब कोई भी रीज़न होगा। ठीक है, सबके अलग अलग रीज़न होते हैं, मजबूरियाँ भी होती हैं। तो जब बच्चे हमसे ऐसे रिक्वेस्ट करते, सर प्लीज़ आप नोट्स दे दीजिए, है ना, मतलब मैं कभी उनसे मना नहीं कर पाया। मैं क्या मतलब, हमारी जो भी टीम है कभी उनसे मना नहीं कर पाई। ठीक है, तो हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें डेडिकेट होना चाहिए सभी टीचर्स को ही, मतलब स्टूडेंट्स के प्रति। और स्टूडेंट्स का भी एक फ़र्ज होता है कि टीचर के प्रति मतलब उसके मान सम्मान और उसकी मेहनत को देखते हुए उन्हें खुद भी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस साल वास्तव में ही जो बैच था हमारा, ठीक है, मुझे हम सभी फैकल्टी को बहुत बड़ा इस चीज़ का दुख है कि जो रिजल्ट की हमें अपेक्षाएं थी वो हमें इस बार नहीं मिल पाया, क्योंकि वो बहुत अच्छे बच्चे थे। ठीक है, एक इतना शानदार रिजल्ट हमारे पास होता बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत हमारे लिए की और हमने उनके लिए बहुत ज़्यादा की। अच्छा, उन्होंने मेहनत हमारे लिए तो नहीं की ज़्यादा, अपने लिए की थी। ठीक है, हाँ, लेकिन हमने उनके लिए ज़रूर की थी। ठीक है, बच्चे बताते हैं, सब तब बता रहा हूँ आपको। चलिए भाई, कोई बात नहीं। तो बाकी सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। आगे फ्यूचर में जो भी आप करना चाहें, यदि है ना, तो आप परामर्श ले लीजिए, है ना। अभी कुछ बच्चों के जैसे फ़ोन आए, सर मैं नीट कर लूँ क्या, सर मैं नर्सिंग कर लूँ क्या। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी जिसमें भी रुचि हो, ठीक है, उन सभी बच्चों को जिसमें आपकी रुचि हो, आप उसी लाइन को सेलेक्ट करना भाई। ठीक है, बढ़िया तरीक़ा से कीजिए और पढ़ाई कंटिन्यू रखना। स्टडी कभी भी बेकार नहीं जाती है, ये मैं आपसे कई बार कहता हूँ। ठीक है, कई बार कहता आया हूँ कि आप स्टडी कंटिन्यू रखिए। ठीक है, आपको ज़्यादा भी खुश नहीं होना है कि हम प्रमोट हो गए। ठीक है, ये अधिकतर बच्चों के लिए लॉस वाली भी बात है। ठीक है, हाँ चलिए, तो इतनी सी मेरी थोड़ा सा एडवाइस है आपके लिए, यदि आप मान लें तो मतलब अच्छी तरीके से पढ़ा करो। ठीक है, और जो अभी जो आप पढ़ रहे हैं, जो 11 से 12th में आए हैं, उनके लिए भी कहना चाहता हूँ भाई, बहुत अच्छी तरीके से मन लगा के एक एक टॉपिक को, एक एक कंसेप्ट को आप अभी से क्लियर करते जाइए। ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी जो हमारे स्कूल थे वो बहुत लेट खुले थे, तो हमने ऑनलाइन ही उनका कोर्स करा दिया था। ठीक है, उनके लिए मतलब इतना अथक प्रयास किया कि ऑनलाइन ही पूरा कोर्स कराया। आप देखना, बायोलॉजी में 42 चैप्टर थे, 42 चैप्टर थे। बच्चों को बहुत टेंशन होती थी, सर क्या ये 42 चैप्टर हम कर पाएंगे। मैं उनको विश्वास दिलाता था कि मैंने सबसे पहले जो कोर्स होगा ये 42 चैप्टर वाला ही होगा।
ठीक है। और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसमें आप वीक रहें। आप उनसे पूछना अपने सीनियर बच्चों से कि कोई भी ऐसा टॉपिक जिसे आप नहीं जानते, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ना हिंदी इंग्लिश जो भी है, उनसे मैं कम टच में हूँ हिंदी इंग्लिश से थोड़ा, इसलिए ना। चलिए कोई बात नहीं भाई, बाकी अपना आप फ्यूचर आप बनाइए, अच्छी बात है, ठीक है। आप प्रमोट हुए, अच्छा लगा थोड़ा बहुत। अब देखो बुरा तो मैं क्यों बोलूँ भाई, सभी बच्चे जो कुछ मतलब हो सकता है 12th में फेल हो जाते और उसके बाद उनके घर वाले उनको या मजदूरी पर या कहीं और कोई लाइन में मोड़ देते, तो शायद उनको 2-3 साल पढ़ने का और मौका मिल जाएगा, जो भी BA BSc जो भी आपको करना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, हो सकता है किसी का अच्छा हो किसी का बुरा हो, ये तो चलता रहता है। चलिए तो बाकी इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप देखो पढ़ाई में मतलब बिल्कुल भी ढील मत दीजिए, केयरलेस तो आप में नहीं होनी चाहिए, केयरलेस तो ना बिल्कुल ही आपको नहीं होना चाहिए स्टडी के मामले में, तो ठीक है। चलिए तो आज हम बात करते हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कल हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर को, एक टॉपिक को देखा था जिसका नाम था द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास, है ना, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट प्लांट। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने देखा और मेरे स्टूडेंट ने एक मुझे जैसे एक स्क्रीनशॉट भेजा कि सर हम यहाँ पे कंफ्यूज हैं, ठीक है, एक कंसेप्ट था मतलब, तो मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, ज़रा ध्यान सुनिए भाई। देखो मैं आपको बताऊँ, जो नोट्सों में कल मैंने डायग्राम आपको बनाए थे यहाँ बोर्ड पे, ठीक है, और नोट्सों में डायग्राम पर ध्यान देना, आप नोट्स देखना। जैसे ये जाइगोट है और इसमें मैंने ऐसे ये यहाँ तो ऐसे लिखा हुआ होगा आधारी कोश का, और यहाँ लिखा हुआ होगा सीड्स कोश का, ऐसा दूसरा डायग्राम बना हुआ होगा आपके नोट्स में, ठीक है। अच्छा मेरा प्लान यहाँ पे क्या था, मेरा प्लान था कि भाई मैं आधारी कोशिका को ऊपर रखूं और सीड्स कोशिका को नीचे रखूं, क्योंकि हम इसको बना सकते हैं। अगर आप इधर आधारी लिखते हैं ना, तो आपको इधर लिखना होगा बीजांड द्वार भाग है, ये कौन सा भाग है, बीजांड द्वार, और जो ये सीड्स भाग है इधर आपको लिखना पड़ेगा निभाग भाग, कौन सा, निभाग भाग, ठीक है। अब मेरे मन में फिर आ गया यार ऐसा करता हूँ मैं, जो मैंने इनको निभाग ऊपर की तरफ बनाया था, बीजांड द्वार नीचे की तरफ बनाया, तो उसी से लेता हूँ। तो मैंने जो तीसरा डायग्राम था उसमें इस प्रकार ऐसे जो सीड्स कोशिका है उसको डेवलप किया हुआ है, आपने यदि देखा हो तो, ठीक है। तो आप केवल उसमें इतना चेंजमेंट कर लेना कि ये जो आधारी और सीड्स लिखा हुआ है, तो यहाँ तो बीजांड द्वार लिख लेना, बीजांड द्वार भाग मतलब, जिससे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें। सीड्स लिखा हुआ है वहाँ निभाग कर लेना, ठीक है। अब बाकी जो अगला डायग्राम है ना उसको ना बिल्कुल डिटो रहने देना, ठीक है। और याद के लिए केवल आप इस पे लिख देना, ये तो सीड्स कोश का है और ये आधारी कोश का है, केवल इतना आपको लिखना है बस, ठीक है। तो कोई भी डाउट वाली आपको बात नहीं होगी। चलिए भाई अब सुनिए, अब ये तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हो गया इन डाइकोट प्लांट, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण के विकास को समझाइए। तो हमने एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देख लिया, और अब हम जो आपके सामने स्क्रीन पर जो एक बहुत ही अच्छा सा डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम जिसे आप बहुत चाव से खाते हैं, ये डायग्राम पता है किसका है, ये डायग्राम आपके उन्हीं मक्का जानते हैं, मक्का, यदि किसी ने आपने देखा हो मक्का, कभी देखा है, अच्छा, तो जो मक्का होता है ना मक्का, तो मक्का का जो बीज है, अब आपको पता है ना कि मक्का एक बीजपत्री प्लांट है, मोनोकोट प्लांट है, मोनोकोट बोलते हैं ना, मोनोकोट और डाइकोट मैंने आपको अंतर भी बताया था, मोस्ट अंतर। मोनोकोट वे प्लांट हैं जिनमें केवल एक ही बीज पत्र होता है, और डाइकोट वो प्लांट है जिनमें 2 बीज पत्र होते हैं। जैसे आपने मूंगफली खाई है तो मूंगफली में 2 बीज पत्र होते हैं ना, चने में जिनको हम दाल बोलते हैं 2 टुकड़े समान, तो वो डाइकोट है यार, ठीक है। और जिसके आप 2 बराबर भाग नहीं कर पाए वो मोनोकोट है, सिंपल सी बात है। चलिए तो आज का जो हमारा ये छोटा सा टॉपिक है, हालांकि आपसे कभी भी बोर्ड एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है, बिल्कुल 100% कभी भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको फॉर नॉलेज, क्योंकि यहाँ से नीट में एक क्वेश्चन बना था, वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, और नॉलेज तो आपको हर टॉपिक की होनी चाहिए, समझ पा रहे हैं आप, हाँ, क्योंकि हम बोर्ड प्लस नीट का लेवल यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक है एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास, है ना भाई, एक बीजपत्री में। तो वो कहता है
कि एक बीज पत्री प्लांटों में जो भ्रूण का विकास होता है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे द्विबीजपत्री में हुआ था। अरे कल हमने जो द्विबीजपत्री में देखा था ना, बिल्कुल उसी प्रकार का डेवलपमेंट इसमें होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ उसने थ्योरी मेंशन नहीं की। यहाँ जो मोस्ट बात है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो सुनिए आप। ये पूरी जो संरचना है ना, ये वाली देखो, ये इधर वाली, इस संरचना को हम बोलते हैं स्कूटेलम। क्या बोलते हैं? स्कूटेलम। इसके में दूसरे नाम देखो, बरूथिका या प्रेसल्क। बरूथिका या प्रेसल्क, यही क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन क्या था कि मक्का का जो बीजपत्र होता है, ध्यान से सुनना, मक्का का जो बीजपत्र होता है हम उसे क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, मक्का के बीजपत्र को स्कूटेलम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्कूटेलम। आपके नोट्सों में एनसीईआरटी बुक की एक लाइन लिखी हुई है कि घास कुल में, मतलब घास कुल के पौधे हमारे यही मक्का, गेहूं और वगैरह होते हैं, जौ वगैरह, ये ना, ये सभी घास फूस वाले पौधे हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो घास कुल के जो पौधे होते हैं, या घास परिवार के पौधे, सॉरी, घास परिवार के जो पौधे होते हैं उनके बीज पत्र को, अच्छा ये आपको दिख रहा है ना, ये पूरा एक बीज है। क्या है ये? बीज। इस बीज में देखो, ये इधर पार्ट वाला तो बीज पत्र है, एक ही बीज पत्र है इसमें क्योंकि ये मोनोकोट है। और ये ऊपर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला दिखाई दे रहा है क्या ऊपर, ये वाला, ये इसका एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष है। एंडोस्पर्म, जिसको आप भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। अब मैंने आपको बताया था कल कि भाई भ्रूणपोष और भ्रूण होते हैं एक बीज में, दोनों ही संरचना तो होती है। तो ये तो भ्रूणपोष हो गया जो ऊपर वाला है, और ये हो गया क्या, ये क्या हो गया? बीज पत्र। और उसी बीज पत्र को हम किस नाम से जानते हैं? स्कूटेलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये भ्रूणीय अक्ष हो गई, ये वाली, ये भ्रूणीय अक्ष है पूरी। तो मैं आपको बता दूं, देखो ऊपर वाला जो इसका भाग है आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला जो भाग है इसको तो आप बोलते हैं प्रांकुड़चोल। क्या बोलते हैं? प्रांकुड़चोल, है ना। और ये है आपका प्रांकुर, जहां से प्रहरोय निकलता है। ये वही संरचना है, अगर आप किसी बीज को बोएंगे ना ऐसे, तो यहाँ से प्रहरोय निकलता है और ये उसको कवर करता है, प्रोटेक्शन करता है। वहीं इसको यदि हम बात करें तो ये मूलांकुर चोल है और ये है मूलांकुर, मूलांकुर रेडिकल। ठीक है, ये मूलांकुर हुआ, ये मूलांकुर चोल हो गया। ठीक है, इसको तो कोलियोराइजा के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, मूलांकुर चोल को इंग्लिश में कहते हैं कोलियोराइजा, आपके लिखा हुआ है। और प्रांकुर चोल को कहते हैं कॉलेप्टाइल। क्या बोलते हैं? कॉलेप्टाइल, कॉलेप्टाइल इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं कोलियोराइजा, इंग्लिश नाम होता है इसका। ठीक है, कॉलेप्टाइल और कोलियोराइजा, मूलांकुर चोल और प्रांकुर चोल। और यहाँ पे जैसे आपका एपिकोटाइल, यहाँ हाइपोकोटाइल, ऐसे होते हैं, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल से। ठीक है, इस जगह पर होते हैं, नीचे वाला पार्ट हाइपो है और ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल है। ठीक है भाई, तो केवल आपको, अच्छा ये एंडोस्पर्म में भ्रूणपोष है, और ये जो लेयर होती है ना, यहाँ बीच वाली जो लेयर होती है, ये भी इंपॉर्टेंट लेयर है, जिसको आप एल्यूरोन लेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन परत। ठीक है, ये एल्यूरोन परत है ना, ये एंडोस्पर्म में, ये एपिडर्मिस वगैरह हो जाएगी। ठीक है, ऐसे, तो ये एल्यूरोन परत होती है, ये एंडोस्पर्म है, ये पूरा एक बीज पत्र है जिसको आप स्कूटेलम या बरूथिका या प्रेसल्क बोलते हैं। ये प्रांकुर चोल हुआ, ये प्रांकुर, ये मूलांकुर चोल, ये मूलांकुर। यहाँ से प्रहरोय निकलेगा, यहाँ से जड़ निकलेगी, और बन गया भाई क्या, एक भ्रूणपोष। सॉरी यार, कहाँ मेरा दिमाग गया आज। हाँ, क्या बोलते हैं? बीज पत्र। ठीक है, मतलब एक बीज पत्री में भ्रूण, ये पूरा भ्रूण, या इसको आप बीज पत्र देखिए, ये पूरा तो बीज पत्र है, और इसके ऊपर नीचे आपके भ्रूण वाला पार्ट है, तो पूरा ये भ्रूण भी है इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे होता है भाई एक बीज पत्री में भ्रूण का डेवलपमेंट। अच्छा, मैंने दो चित्र बनाए हुए,
तो जो दूसरा चित्र है ना, वो इसको ही जूम किया हुआ है, केवल अकेले बीज पत्र को। आप समझना, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। वो दूसरा जो डायग्राम है वो तो केवल बीज पत्र है। अब जैसे ये वाले चित्र को मैं जूम कर दूं और इसको अलग तरीके से बना दूं, तो वो तो वहाँ बना हुआ है दूसरा, ये पूरा एक बीज है, आपको यही बनाना है। समझ रहे हैं? यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक बीज पत्री में भ्रूण का परिवर्धन, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे जैसे कोई और शब्द मिल जाए, एक्स्ट्रा शब्द, तो आप अपने नोट्स में वहाँ मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप मेंशन करना सीखिए, क्योंकि अधिकतर होता है कि जब मैं किसी टॉपिक को कराता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें आपको नॉलेज के लिए देता हूँ। अच्छा, क्यों देता हूँ? क्योंकि आपके जो नोट्स में आप थ्योरी लिखेंगे ना, वो आपके लिए मतलब सटीक है। सटीक का मतलब है आप उसको लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपको कोई ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन समझाने के लिए मैं पूरा कंसेप्ट जब देता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हुए चलता हूँ। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है, ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप थोड़ा बहुत अपने वहाँ पर भी मेंशन कर लिया करें, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ज़्यादा टिपिकल तो है नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, हाँ ये आपके काम आएंगे आगे, ठीक है। चलिए अब सुनिए भाई, ये तो भ्रूण का परिवर्धन हो गया एक बीज पत्री प्लांट में, तो हमारा जो टॉपिक है भ्रूण डेवलपमेंट वाला वो कंप्लीट, ठीक है भाई। अब सुनिए, अब एक जरा बात पे ध्यान दीजिए, आपका जो बीजांड है, मैं बीजांड की बात कर रहा हूं। अब मैं यहां पर एक डायग्राम बना लेता हूं जिससे आपको बहुत ही क्लियर सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये आपका अंडाशय, और इस अंडाशय में ये है आपका बीजांड। मैं इसको थोड़ा ऐसे बना रहा हूं भाई, आप समझ जाना यार, मैं मतलब पूरा नहीं बना रहा हूं, आप समझ जाएंगे इससे, केवल मुझे लगता है आप इससे समझ जाएंगे। अब ये मत कहना सर आपने ये 2 लाइन नहीं बनाई यहाँ पे, समझ रहे मेरी बात को? हाँ, इससे आपको अंदाज लग जाएगा ना, ये बीजांड है। अच्छा, अब मैं यहाँ एम्ब्रियो सैक थोड़े बनाऊंगा। अब मैं एम्ब्रियो सैक क्यों बनाऊंगा भाई? एम्ब्रियो सैक में तो बहुत सारा चेंजमेंट हो गया। कैसे चेंजमेंट हो गया भ्रूण कोश में? अच्छा चलो, मैं ये अध्यावरण हो गए आपके, है ना, ये आपका बीजांड काय मान लीजिए, ये बीजांड काय, ये बीजांड काय है ना, समझ पा रहे हैं? ये अध्यावरण है, ये बीजांड काय, और इसके अंदर जो पहले एम्ब्रियो सैक था, अब तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो सैक क्या बन चुका है? एम्ब्रियो सैक में भाई अब तो ये आपके बीज पत्र वगैरह बन चुके हैं ना, आपको पता होना चाहिए क्या बन चुके हैं, बीज पत्र वगैरह बन, चलो लाइन थोड़ी इधर कर देता हूँ ना, ये बीज पत्र वगैरह बन गए, भ्रूणपोष वगैरह बन गया है, समझ पा रहे हैं आप? तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर अब यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, है ना? चलिए, तो अब आपका जो बीजांड है ना, वो बीजांड इस प्रकार की संरचना में बदल चुका है, ठीक है। इस बीजांड में फर्टिलाइजेशन के बाद आपने 2 घटनाएं देख ली। देखो, पहले यहाँ पे एम्ब्रियो सैक था, इसमें आपने 2 बीज पत्र बना लिए, एम्ब्रियो बन गया, भ्रूण बन गया, ये निलंबक वाला पार्ट है, निलंबक ये भ्रूण वाला पार्ट है। अब मैंने ये निलंबक नीचे क्यों बनाया? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बीजांड द्वार की तरफ आधारी कोशिका थी और निभाग की तरफ शीर्ष कोशिका थी, और शीर्ष कोशिका को आप भ्रूणीय कोशिका कहते हैं। तो भ्रूण निभाग की तरफ ही तो बनेगा, मतलब बीज पत्र निभाग की तरफ होंगे ना, और ये सस्पेंसर जो निलंबक आपको दिख रहा है ये कहाँ होगा? इधर होगा। यहाँ पे ये भ्रूणपोष वगैरह भी होता है ऐसे, जिसको चूषण करने का काम करती है, समझ रहे? तो इस प्रकार ये आपका अंडाशय, ये आपका अंडाशय, अब इसको तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इस प्रकार की संरचना में ये बदल गई। अब अगला टॉपिक जरा ध्यान से सुनिए। अब अगला जो टॉपिक है वो है बीज का विकास। किसका विकास? बीज का, क्योंकि हम लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं और लैंगिक जनन में हम बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं। क्रम से सबसे पहले हमने निषेचन पूर्व घटना देखी, फिर निषेचन और फिर निषेचन पश्च। तो निषेचन पश्च में सबसे पहले हमने भ्रूण पोष का डेवलपमेंट किया, उसके बाद भ्रूण का डेवलपमेंट किया, और अब हम करने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ सीड, यानी कि बीज का परिवर्धन या विकास। तो मेरे प्यारे बच्चों,
इस बीज वाले टॉपिक को और थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। मैं कह चुका हूँ, मैं गारंटेड कह चुका हूँ कि नीट एग्जाम में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा तो नहीं है ना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सटीक डेटा देता हूँ, बहुत सटीक डेटा। सटीक डेटा का मतलब बिल्कुल आप उसमें कहीं गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। जो मैंने बार बार बोल दिया ना यार, वो डेफिनेट ट्रू होता है, डेफिनेट, उसको आप कभी भी झुटला नहीं सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस से कहता हूँ। ठीक है, अध्ययन करता हूँ पहले, बिना डेटे के मैं कभी बात नहीं करता। मैं पहले स्वयं एनालाइज करता हूँ कि मेरी जो बात है वो कहाँ तक सत्य है, तब उन्हें मैं आपके सामने रखता हूँ। ठीक है भाई, आप इंसान हो, थोड़ी बहुत कई बार गलती हो जाती है, लेकिन बहुत कम चांस होता है। ठीक है भाई, तो 2 से 3 क्वेश्चन हर साल यहाँ नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल आपके सामने प्रूफ भी मैंने दिया है। अभी मैं और नीट के क्वेश्चन आपको भेजूंगा इसी चैप्टर से, जो और टॉपिक हो ना इनसे भी, और इस बार मैं आपको देखते हुए भाई हिंदी में भेजूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, हाँ, आपके लिए मैं थोड़ी और मेहनत करूंगा, कलेक्ट करूंगा हिंदी वाले। ठीक है, चलिए, तो ये जो बीज का डेवलपमेंट है वो कैसे होता है? बीज को आप सीड कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको मैं यहाँ इंग्लिश लिखूँ, SEED होता है, SEED होता है सीड वाला, सीड। ठीक है भाई, बिल्कुल इंग्लिश मीनिंग में भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ, बहुत अध्ययन करना पड़ता है इनको याद रखने के लिए, सीड, कहीं इंग्लिश नाम ही गलत हो जाए। ठीक है, चलिए, तो बीज का डेवलपमेंट 1 मिनट का टॉपिक है, वो समझो आप। देखो, आपको ऐसे लिखना है, क्वेश्चन है ये, संपूर्ण बीजांड बीज में बदल जाता है। ये मेरा एक ओवरऑल पॉइंट है, एट लास्ट पॉइंट, एट लास्ट एक कॉन्क्लूजन है, एक निष्कर्ष है कि भाई पूरा ही बीजांड जो आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है, पूरा ही बीजांड, यह संपूर्ण डेवलप होकर क्या बनाता है? एक बीज बनाता है। तो पहला कंसेप्ट तो आप ये याद रखो कि बीजांड किस में बदलता है? बीज में बदलता है। अब बीज में कौन कौन सी संरचनाएं किस किस में बदलती है वो भी देखना है, क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर इस बीजांड में तो बहुत सारी संरचनाएं, जैसे अध्यावरण है, बीजांड काय है, बीजांड ब्रंथ है, बीजांड द्वार है ना, तो इनमें क्या क्या चेंजमेंट होता है वही आपको देखना है। सुनिए भाई मेरे प्यारे बच्चों, सुनिए, जो पूरा ही बीजांड है, मैं यहां लिख दूं, पूरा ही बीजांड है, ये किस में बदलता है? बीज में बदलता है। किस में? बीज में। अब मैं एक एक पार्ट इसका बता रहा हूं कि कौन चीज क्या बनाता है। इसके पास आपको पता ही है कि 2 प्रकार के अध्यावरण होते हैं, 2 प्रकार के अध्यावरण होते हैं, एक होता है बाह्य अध्यावरण और एक होता है अंत्य अध्यावरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, बाह्य अध्यावरण तो बनाता है टेस्टा और अंत्य अध्यावरण बनाता है टैगमैन, और ये दोनों ही क्या हैं? इन दोनों को ही आप बीज चोल के नाम से जानते हैं, या मैं सीधी देसी भाषा में कह दूं, बीज का जो छिलका होता है, बीज का जो छिलका होता है ना, जो बीज पत्र के ऊपर होता है, आप देखना अपने जीवन में यदि आपने कभी मूंगफली खाई हो या आपको मौका मिला हो कभी मूंगफली खाने का, ठीक है, तो आप देखना जो बीज पत्र हैं, 2 बीज पत्र, उनके ऊपर एक छिलका होता है, उनके ऊपर एक छिलका होता है, उस छिलके को आप बीज चोल बोलते हैं। और इस छिलके का निर्माण कौन सी संरचना कर रही है? अध्यावरण। कौन? अध्यावरण, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट हो रहा है ना। तो बाह्य अध्यावरण तो बाहर का छिलका बनाता है जिसे आप टेस्टा बोलते हैं, अंत अध्यावरण बनाता है टैगमैन। ये भी इंपॉर्टेंट है, बाह्य बीज चोल को या बाह्य चोल मैं नहीं बोलूँगा, है ना, वो तो पराकण में चला जाएगा। तो जो आउटर जो छिलका है, ऊपर भाग, वो तो टेस्टा है, और अंदर वाला टैगमैन होता है, उसको हम बीज चोल या बीज का छिलका के नाम से जानते हैं भाई। समझ गए? तो बीज का छिलका। अब भाई यार एक बात बताओ, आप दिमाग लगाओ थोड़ा, ये बीज पत्र है कि नहीं? बताओ, बीज पत्र ये रहे ना बीज पत्र, और ये पूरा भ्रूण वगैरह सारी चीज़ है। तो ये मान लीजिए मूंगफली के 2 बीज पत्र हैं, तो इनके ऊपर जो ये अध्यावरण है यही तो कवर करेंगे इसको। तो छिलका चढ़ तो गया इनके ऊपर, तो अध्यावरण पे छिलका बना लेता है। अब आप समझ रहे होंगे, ठीक है, अध्यावरण ने छिलका बना लिया। और जो आपका बीजांड काय है, मैं आपको बता दूं, बीजांड काय हुआ, निभाग भाग हुआ,
रेफी वाला भाग हुआ, बीजांडकाय निभाग रेफी, है ना, और कौन सा है, और तो कोई नहीं है, ये हो जाते हैं प्राय क्या नष्ट, क्या हो जाते हैं नष्ट। बीजांडकाय निभाग भाग रेफी वाला भाग, इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होता है और ये नष्ट हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और क्या बचा भाई आपके, बीजांड द्वार और बीजांड व्रंत। अब सुनिए, बीजांड द्वार जो होता है, बीजांड द्वार वो एक छिद्र के रूप में शेष रहता है, छिद्र के रूप में मैं आपको बताऊंगा। और बीजांड व्रंत जो होता है, बीजांड व्रंत जो होता है, बीजांड व्रंत वो एक व्रंत के रूप में बन जाता है, व्रंत के रूप में। अब आप देखिए इतने सारे चेंजमेंट होते हैं एक बीज के अंदर, कैसे कि संपूर्ण बीजांड एक बीज बना रहा है, ये तो ओवरऑल एक बात है। अब इसके अंदर हमने जब झांक के देखा तो देखिए दोनों अध्यावरण तो बीजचोल बना रहे हैं, बीजांड का निभाग रेफी ये नष्ट हो जाते हैं, बीजांड द्वार एक छिद्र के रूप में रहता है और बीजांड व्रंत क्या बना लेता है, एक व्रंत बना लेता है। अब आप देखिए कुछ सारे बीज, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मटर की बात कर लूं, मटर की, है ना, तो यहाँ पे आपने ये देखा होगा और इसमें ऐसे मटर ऐसे जुड़ी हुई है, समझ रहे हैं। तो ये तो बीजांड व्रंत होगा, जो व्रंत था ये पूरा बीज है, इसके ऊपर छिलका है वो अध्यावरण का होगा, और यहाँ पे जो एक संरचना होगी ना, पॉइंट जो होगा वो आपका बीजांड द्वार वगैरह होता है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो इस प्रकार के चेंजमेंट होते हैं भाई। तो आपका कंप्लीट बन तो गया बीज, पूरा बीज बन गया ना। अब मैं इस पूरी संरचना को मिटा दूं यहाँ से। अब सुनना, क्योंकि आपने बीज का डेवलपमेंट कर लिया ना, तो इस संरचना पूरी नष्ट हो गई, ये वाली, ये संरचना पूरी नष्ट हो गई जो अंडाशय के अंदर थी, और ये संरचना केवल किस में बदल गई, ये संरचना केवल एक बीज में बदल गई। किस में बदल गई भाई, बीज में। और इसके अंदर ये आपकी संरचना होती है, जिसे आप बीज पत्र वगैरह जो भी कुछ भी कह सकते हैं, ये वाली। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार बीज बनता है भाई, ऐसे बनता है बीज। आपको चित्र दिख भी रहा है क्या, या मैं ऐसे ही मेहनत कर रहा हूँ? हाँ, पूरा दिख रहा है ना। तो ऐसे बनता है भाई बीज, समझ में आ गई ना बात। तो ये हुआ बीज का डेवलपमेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए, तो अब बीज के बाद, अब बीज के बाद बात आती है फल की। एट लास्ट परिवर्तन है ये लैंगिक जनन का। लैंगिक जनन में सबसे लास्ट वाली जो घटना है वो फल का विकास होता है। फल का विकास क्रम से याद रखना, पहले भ्रूणपोष बनेगा, फिर भ्रूण बनेगा, फिर बीज बनेगा, और उसके बाद फल बनेगा। ऐसे चेंजमेंट होता है, समझ रहे हैं। अब सुनिए, अब फल सुनिए। अच्छा सॉरी, फल से पहले आपके बीज वाले टॉपिक में नोट वाले कुछ पॉइंट हैं जहां से नीट में क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता रहा हूं, सुनते जाना केवल। देखिए, आपके पास थ्योरी है, आप मैं समझा रहा हूं, आप समझ जाएंगे, आपको याद करने हैं वो पॉइंट। कहता है कि बीजांडकाय अधिकांश प्लांटों में नष्ट हो जाता है। मैंने अभी बताया था बीजांडकाय नष्ट हो जाता है, लेकिन कुछ प्लांटों में ये नष्ट नहीं होता और ये परत के रूप में शेष रहता है। तो जिनमें ये परत के रूप में शेष रहता है ना, आप उसे कहते हैं परिभ्रूणपोष, परिभ्रूणपोष। और इसको इंग्लिश में पेरिस्पर्म के नाम से जाना जाता है। और इसका मोस्ट वन एग्जाम्पल है काली मिर्च। क्या है? काली मिर्च। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे बहुत सिंपल है यार, कि अधिकांश प्लांटों में बीजांडकाय वैसे तो नष्ट रह जाए, लेकिन कुछ प्लांटों में बीजांडकाय एक पतले आवरण के रूप में बच भी जाता है। तो यदि कोई प्लांट में बीजांडकाय बच गो ना, बीज में बच गो मतलब जाने ये हमारी ब्रज भाषा है भरतपुर की, ठीक है। हाँ, बच गया मतलब है, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे अब तो पहले तो डिस्ट्रिक्ट के थे, अब स्टेट के, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस है ना, तो कुछ बच्चे तो पता ही नहीं चलेंगे बच गो का मतलब क्या होता है ना। बच गया भाई, ठीक है। चलिए, तो बीजांडकाय यदि बच जाता है तो उस संरचना को आप क्या नाम देते हैं? परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म, जो काली मिर्च में देखने को मिलता है। यही क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, ठीक है।
कि जिन प्लांट मतलब वह संरचना जो बीजांड काय के रूप में शेष रह जाती है एक आवरण के रूप में, उसका क्या नाम है? तो मेरे प्यारे बच्चों उसका नाम इंग्लिश में आया था, और उसका नाम इंग्लिश में आया था पेरिस्पर्म। इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट के इंग्लिश नाम बता के चलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल इंग्लिश में पूछा गया था पेरिस्पर्म। एक क्वेश्चन और पूछा गया था इंग्लिश में, मैं आपको बताऊंगा मैं, है ना। वो पूछा गया था, बता दूं, सहायक कोश का होती है ना, सहायक कोश का, अरे वही अंड समुच्चय सहायक कोश का, उसको हम सिनरिज्ड बोलते हैं, सिनरिज्ड, है ना, सिनरिज्ड बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था सहायक कोश का वाला। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि तंतु समुच्चय, तंतु रूपी अरे यार, कि तंतु रूपी समुच्चय किसका भाग है? तो आपको पता है ना तंतु रूपी समुच्चय सहायक कोशिका के पास होते हैं, तो सहायक कोशिका का भाग है। लेकिन वहां पे सहायक कोशिका ना देखिए सिनरिज्ड दिया हुआ था, और मैंने आपको बताया था कि सहायक कोशिका को सिनरिज्ड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन वही भी था नीट में कि फिलीफॉर्म तंतु रूपी समुच्चय का काम क्या है? तो मैंने बताया था कि पराग नली को दिशा निर्देशित करता है, ये है ना। सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हुए हैं, बिल्कुल भी भेजूंगा मैं। तो एक तो परिभ्रूणपोष वाला हो गया। फिर वो कहता है कि कुछ एक सफ़ेद संरचना होती है जिसे हम कैरेंकल वगैरह कहते हैं अधिकांश प्लांटों में, ठीक है। और कुछ में प्लगनुमा संरचना होती है जिसे हम ओपरकुलम वगैरह कहते हैं। शायद ये तो मैंने नहीं लिखाया होगा, ओपरकुलम वाला पॉइंट नहीं लिखाया मैंने, ठीक है। ओपरकुलम लिख लीजिए, चाहे तो आप लिखना चाहें तो आप कहीं भी लिख लीजिए, ऐसे लिख लो, बीजांड द्वार वाले छोर पर एक प्लगनुमा संरचना होती है जिसे ओपरकुलम कहते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जहां नोट्सों में आपने बीज वाला टॉपिक लिखा है ना, उसके ऊपर जो कॉलम होता है कॉपी के, वहां इसको नोट कर लीजिए आप, इस पॉइंट को कर लिया नोट, ठीक है, कर लेना इसको ना। ये एक्स्ट्रा मैंने आपको लिखा दिया, बाई चांस कई बार नीट वगैरह हम तो पूछ लिया जाएगा, बोर्ड में नहीं आएगा तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो चुका है, तो मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना चाह रहा। चलिए अब सुनो, 3-4 पॉइंट है आपके ना। एक पॉइंट तो वो हो ही गया परिभ्रूणपोष वाला, है ना, कि भाई बीजांड का एक पतले आवरण के रूप में शेष रह जाता है जिसे हम पेरिस्पर्म कहते हैं, जैसे काली मिर्च में। अच्छा, एक क्वेश्चन होता है कि कुछ प्लांटों में बीजांड के चारों ओर एक और एक्स्ट्रा आवरण मिलता है जिसे हम तीसरे अध्यावरण के नाम से जानते हैं। ध्यान देना, अधिकांश प्लांटों में 2 अध्यावरण होते हैं, लेकिन कुछ प्लांटों में 3 अध्यावरण हो जाते हैं। तो जो तीसरा अध्यावरण होता है ना, उसे हम बोलते हैं एरिल। क्या बोलते हैं? एरिल। और जो एरिल पार्ट है वही कुछ प्लांटों में खाने योग्य भाग होता है, जैसे आपकी स्ट्रॉबेरी में, लीची जो होती है ना, लीची में जो रेड कलर के नीचे जो वाइट कलर की संरचना निकलती है जिसे आप बड़े चाव से खाते हैं, ठीक है। अब कुछ का तो मन भी कर रहा होगा, ठीक है, कि काश ये एरिल बोल्ट पैसे आपके मुंह में आ जाए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं यार, आपसे पहले तो मेरे से गुजरेगा ये, ठीक है। हाँ, तो एरिल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझिए कि एरिल क्या है। एरिल को जरा ध्यान सुनिए, क्या है मेरी बात को समझना। कुछ पादपों में बीजांड में एक एक्स्ट्रा आवरण मिलता है, उस आवरण जो उसका खाने योग्य भाग होता है, और उस भाग को कहते हैं एरिल। वैसे ये जो एरिल है वो लीची में होता है, और लीची का ये कौन सा अध्यावरण है? तीसरा, क्योंकि अधिकांश प्लांट में कितने अध्यावरण है? 2 में आपको बताया था, भाई अंत है, लेकिन कुछ में 3 अध्यावरण होते हैं, और तीसरा अध्यावरण उनमें खाने योग्य भाग बनता है जिसे आप क्या कहते हैं? एरिल बोलते हैं ना। कुछ प्लांटों में बीजांड द्वार की तरफ एक सफ़ेद संरचना मिलती है जिसे हम कैरियनकल कहते हैं, जैसे अरंडी में पाया जाता है ना। और एक ये वाला पॉइंट है, ये आपको केवल लर्न करने भाई, ठीक है। चलिए, तो ये तो बीज का डेवलपमेंट हुआ, है ना। चाहे तो आप अपनी नॉलेज के लिए ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके काम का है ना। वैसे तो मैंने थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, लेकिन इसको लिख लीजिए, इससे और अच्छा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एक बार ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं आऊँगा भाई, ठीक है,
कई बच्चे परेशान हो रहे हैं, आप तो हट जाओ। चलिए ले लिया होगा आपने ना। चलिए अब सुनो, अब मैं आपको बता दूं कि बीज के बाद अब यहाँ पे एक और टॉपिक है जो देखो, लास्ट तो हम फल की बात करेंगे ही करेंगे कि लास्ट में फल बनता है। अब यहाँ पर बीज के प्रकार हो रहे हैं। आज थोड़ा ये उठ ज़्यादा रहा है ना, कोई बात नहीं, चौक ले लूँ यार, है ना। प्रकार किसके? बीज के। अब बहुत सिंपल है ये बीज के प्रकार। ये जो बीज के प्रकार किए गए थे ना, वो किसके आधार पर किए गए हैं? भ्रूणपोष के उपयोग के आधार पर। ठीक है, अब आपको पता है ना कि भ्रूणपोष कौन सी संरचना है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करेगी? कब? जब भ्रूण का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो भ्रूणपोष का उपयोग ही किया जाता है ना। इस आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। देखो, सबसे पहला है अभ्रूणपोषी, जिसको आप गैर एल्ब्यूमिनस के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है, बहुत सिंपल है, आप समझ जाएंगे, भ्रूणपोषी बीज, जिसको आप एल्ब्यूमिनस के नाम से जानते हैं। देखो कितना सिंपल है। आप मैं कितनी बार और कहूँ आपसे यार कि हेडिंग्स में सार छुपा होता है। देखो, ए माने नहीं, भ्रूणपोषी माने भ्रूणपोष। समझ में आ गई बात? और भ्रूणपोष कब नहीं होगा? जब भ्रूण डेवलपमेंट के दौरान पूरे भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या उन बीजों में भ्रूणपोष पाया जाएगा? सुनिए मेरी बात, ऐसे बीज जिनमें भ्रूण परिवर्धन के दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाता है, तो हम उन्हें अभ्रूणपोषी या गैर एल्ब्यूमिनस बीज कहते हैं। जैसे आपके मटर, मूंगफली, चना वगैरह। तो मटर का जो बीज है ना, उसमें भ्रूणपोष नहीं होता, नष्ट हो जाता है, मतलब उपयोग कर लिया जाता है। कब? जब उसमें भ्रूण बन रहा होता है। तो ऐसे सभी बीजों को आप क्या कहते हैं? अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। ठीक है, अब ये भ्रूणपोषी रहा। ठीक है, अब मैंने जो डायग्राम में आपको बताया था ना, डायग्राम में जब मैंने ये बनाया था, उसके भ्रूणपोष बनाया था, वो तो केवल आपको समझाने के लिए बनाया था। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ऐसे मत समझना कि वहाँ ये बना हुआ है और भ्रूणपोष भी है। उन भ्रूण नष्ट हो गया था, केवल आपको बताने के लिए बताया था कि भाई यहाँ पे ऐसे भ्रूणपोष होता है, ये होता है। ठीक है, ऐसे। तो अधिकांश प्लांटों में जो भ्रूणपोष है उसका संपूर्ण उपयोग कर लिया जाता है, तो हम उन्हें गैर एल्ब्यूमिनस, इसके एग्जाम्पल्स आपसे नीट में पूछे जाते हैं। भ्रूणपोषी, अब ये तो सिंपल है, ऐसे बीज जिनमें भ्रूण परिवर्धन के दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग नहीं किया जाता, अर्थात भ्रूणपोष भी रहता है। तो यार अभी तो बात की थी मैंने एक चित्र की, एक मक्का नहीं देखा था क्या? और मक्का की डायग्राम में देखो, बताओ था कि नहीं? अरे अभी जो मक्का का मैंने बीज का डायग्राम बनाया था, उसमें ऊपर भ्रूणपोष नहीं था और नीचे भ्रूण नहीं था। तो भाई भ्रूणपोष है तो सही उस बीज में, तो कैसा बीज है वो? भ्रूणपोषी। तो ये मक्का, गेहूँ, चावल वगैरह ये सभी भ्रूणपोषी के एग्जाम्पल है। ये बीज के प्रकार वाली बात है। ठीक है, अब इसके बाद आती है बीजों की जीवन क्षमता। अब ये भी आपको रटना है, डाटा है केवल, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। मतलब याद ऐसे करना है। मैं आपको बता दूं कि बीजों की जीवन क्षमता, अच्छा बीजों की जीवन क्षमता का मतलब क्या है कि कितने वर्षों तक उनमें अंकुरित होने की क्षमता बनी रहती है। अच्छा, मैं इस अंकुरित से मुझे एक शब्द याद आ गया जो मेरे से रह गया है, एक नोट में पॉइंट है आपके, प्रसुप्ति। प्रसुप्ति, और प्रसुप्ति को आप डॉर्मेसी के नाम से जानते हैं। डॉर्मेशियन की प्रसुप्ति। अब सुनना, सुप्ति माने यूँ समझो आप सोना, चैन की नींद सोना, है ना, प्रसुप्ति बोलते हैं। अब छोटे से शब्दों में समझ जाना क्या है प्रसुप्ति। कोई भी बीज जिसको आप अनुकूलित वातावरण दें, ऐसा वातावरण जिसमें वो अंकुरित हो जाए, लेकिन फिर भी वो अंकुरित नहीं हो पाए और अपने ऋतु में आके अंकुरित हो, तो हम उसे उसकी प्रसुप्ति अवस्था बोलते हैं। देखो कैसे, मतलब बथुआ की बात करूं मैं,
बथुआ के बीज, बथुआ का प्लांट है आपके पास, और बथुआ का बीज बना, नया बीज बनाना, उस बीज को लीजिए आप, और उसी मतलब जैसे मैं गर्मियों में आप मतलब उसको सारे वातावरण वगैरह, देखो खेतों में पड़ा रहता है ना, बथुआ का बीज खेतों में पड़ा रहता है ना, और बरसात ऋतु में तो खूब अच्छा पानी होता है बारिश का, लेकिन कभी भी आपने खेतों में बथुआ का पौधा नहीं देखा होगा बरसात ऋतु में, है ना, और उसको भरपूर अच्छा पानी भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बीज प्रसुप्ति अवस्था में है, और जैसे उसका अनुकूल मौसम आता है ना, अब जैसे सर्दी ऋतु में गेहूं सरसों जब होती है उसमें अपने आप उग जाता है वो, तो इस चीज़ को हम उसकी प्रसुप्ति अवस्था बोलते हैं। कहने का मतलब है कि जो बीज होते हैं ना, बीजों की निष्क्रिय अवस्था को आप प्रसुप्ति कहते हैं। अब ये निष्क्रिय अवस्था आती कैसे, अब मैं आपको बता दूं, जैसे सरसों है, आप कभी भी देखना खेतों में जब बारिश से सरसों झड़ जाती है तो सरसों के बीज तुरंत उगाते हैं, तुरंत पानी से, तो उनमें प्रसुप्ति अवस्था कम पाई जाती है, क्योंकि अरे मेरे यारो, ऐसे मतलब नहीं है कि आप उसको बोरी में भर के रख दो सरसों को, तब नहीं उगेगा। आप उसको अनुकूल मौसम देंगे तब उग जाए तो समझ लेना उसमें प्रसुप्ति नहीं है, और अंकुरित नहीं हो तो उसमें प्रसुप्ति अवस्था है। जैसे गेहूं है, गेहूं को आप देखना गेहूं नहीं उगता है, ठीक है, सरसों तुरंत उगाती है। नए बीज की बात कर रहा हूँ, जैसे नया बीज है खेतों में, नया बीज खेतों में झड़ गया, यदि उसको पानी वगैरह मिल गया और फिर भी अंकुरित नहीं हुआ, समझ लेना उसमें प्रसुप्ति कंडीशन है, और अंकुरित हो गया तो उसमें प्रसुप्ति नहीं है, कम पाई जाती है, अनुकूल वातावरण मिलने की बात है। ऐसे नहीं है आप बीज को रख दें और अपने आप उगाए, वो बात नहीं होती, ठीक है। तो प्रसुप्ति का मतलब है किसी भी बीज का निष्क्रिय अवस्था में चला जाना, प्रसुप्ति काल होता है उसका, ठीक है। और ये कैसे होता है कि उसमें धीरे धीरे जल की कमी हो जाती है, उसकी उपापचय क्रिया कम हो जाती है, जिससे वो अच्छा अंकुरित होने के लिए उपापचय क्रियाओं का होना जरूरी होता है अंकुरित होने के लिए, ठीक है। तो वो प्रसुप्ति अवस्था होती है, मतलब बीजों की निष्क्रिय अवस्था को प्रसुप्ति कहते हैं। ये सिंपल सा पॉइंट है। उसके बाद हम मैं बीजों की जीवन क्षमता कर रहा था कि बीजों की बहुत सारी जीवन क्षमता होती है, जैसे लाइपोनिया वगैरह कुछ ऐसा प्लांट है ना, उसमें 10,000 वर्ष तक के मतलब बीज हैं, वो भी अंकुरित हो सकते हैं ना, ऐसे। तो वो पॉइंट आप पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा आपको याद रखना है केवल, ठीक है, उसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। चलिए अब लास्ट बात करते हैं अपने फल के बारे में, फ्रूट के बारे में। तो सुनिए भाई, क्या होता है फल और डेवलपमेंट ऑफ फल, लास्ट टॉपिक है और निषेचन की लास्ट घटना है, निषेचन पश्च, ठीक है भाई। अब कैसे होता है सुनिए, सबसे पहले आप ये बात याद रखिए कि प्लांट का जो अंडाशय होता है वो किस में चेंज हो जाता है, फल में, और ऐसे फल को हम क्या बोलते हैं भाई, वास्तविक फल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक फल। सुनिए मेरी बात, ये बीज है और ये अंडाशय है, तो मैं आपको बता दूं कि जो अंडाशय की भित्ति है वो तो बन जाती है फल भित्ति, और ये पूरी जो वर्तिकाग्र और जो सारी कुछ है ना, वो सभी की सभी नष्ट हो जाते हैं, और ये आपके सामने बन जाता है एक प्यारा सा फल, एक मीठा सा फल, एक रसदार फल, ठीक है। तो मैंने अंडाशय को पूरे में बदल दिया, किस में? एक फ्रूट में, एक फल में। तो आपको याद रखना है कि संपूर्ण अंडाशय किस में बदलता है? फल में बदलता है। फल का निर्माण कौन करता है? अंडाशय। बीज का निर्माण बीजांड, ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। तो अंडाशय फल में बदल जाता है, अंडाशय भित्ति फल भित्ति बना लेती है, जो ऊपर की भित्ति होती है, और जिसका रसीला भाग होता है वो पूरा अंडाशय बनाता है भाई, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? फलों में फ्रक्टोस नाम की शर्करा होती है। कौन सी होती है? फ्रक्टोस नाम की शर्करा होती है, जो मीठी शर्करा होती है भाई। चलिए अब ये अंडाशय फल बन गया, तो अब यहाँ कुछ पॉइंट और हैं कि ऐसे फल जो अंडाशय से ही बने उन्हें तो बोलते हैं वास्तविक फल। अब वास्तविक फल है तो कुछ और प्रकार का भी फल होगा, तो वह कहता है कुछ ऐसे फल जो पुष्पासन से बने, मतलब अंडाशय के अलावा
पुष्पासन से बन जाएं, थैलेमस तो आपने सुना है ना, तो पुष्पासन से बन जाएं तो आप उनको कहते हैं आभासी फल। कैसे फल? आभासी फल, जिनके एग्जाम्पल हैं सेब, स्ट्रॉबेरी वगैरह। ठीक है, तो सेब जो होता है ना, सेब ये वास्तविक फल नहीं होता। वास्तविक फल का मतलब है ये डायरेक्ट अंडाशय से न बन के केवल पुष्प के किस भाग से बनता है? पुष्पासन से। लेकिन अधिकांश प्लांटों में फल कौन बनाता है? अंडाशय। तो जो फल अंडाशय से बनते हैं वो तो वास्तविक फल होते हैं, और जो पुष्पासन से बनते हैं वो आभासी फल होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? 2 पॉइंट हो गए। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, सुनिए। ऐसे फल जो बिना निषेचन के बने, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ लिख दूं क्या ऊपर? यहाँ थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुनिए, जो बिना निषेचन के बने, अब सारे पॉइंट है, जो बिना निषेचन के बने आप उनको बोलते हैं अनिषेक फल। क्या बोलते हैं? अनिषेक फल। और इस घटना को क्या बोला जाता है? अनिषेक फलन। क्या बोलते हैं? अनिषेक। यार थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पता है आपको ना, कोई बात नहीं। ये अनिषेक फल, और इस घटना का क्या नाम होता है? अनिषेक फलन, जिसका एग्जाम्पल क्या है भाई? केला। अब सुनना मेरी बात को, मैं सारी चीज़ आपको समझाऊंगा। ये पॉइंट है आपके, पॉइंट 3 पॉइंट समझ लो पहले। अंडाशय फल में बदल जाता है, अंडाशय भित्ति फल भित्ति बना लेती है ना। फिर आपको कहना है ऐसे फल जो अंडाशय से ही विकसित होते हैं उन्हें हम वास्तविक फल कहते हैं, और ऐसे फल जो अंडाशय के अलावा पुष्पासन वगैरह से हों तो हम उन्हें आभासी फल कहते हैं, जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट पॉइंट कहना है कई बार बिना निषेचन के ही फल बन जाता है, कि निषेचन तो होता नहीं है और ऐसे ही फल बन जाता है। तो हम इस घटना को कि बिना निषेचन के फल बन जाना, तो उस फल का तो नाम होता है अनिषेक फल, जो बिना निषेचन के बनता है, और इस पूरी घटना को नाम से जानते हैं अनिषेक फलन, और इसका नाम होता है पार्थेनोकार्पी। देखो, पार्थेनोजेनेसिस तो जंतुओं में मैंने बताया था, अनिषेक जनन और अनिषेक फलन में अंतर है। घटना तो ऐसी है, लेकिन वहाँ यहाँ हम फल के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं, वहाँ हम जंतु के लिए प्रयुक्त कर रहे थे। पार्थेनोजेनेसिस पढ़ाया था मैंने चैप्टर नंबर 1 में, अनिषेक जनन पढ़ाया था, और यहाँ मैं आपको अनिषेक फलन बता रहा हूँ। वहाँ जंतुओं की बात की थी मैंने, और यहाँ फलों की बात कर रहा हूँ। घटना दोनों में सेम है, कोई निषेचन नहीं होगा और ऐसे ही फल या जीव जंतु बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? और जो फल अनिषेक फल होते हैं ना, उनमें लगभग सामान्यतः बीज नहीं पाए जाते, जैसे केला में। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? है ना, केला में तो केला की जड़ वगैरह, तने जड़, मोस्टली जड़ वगैरह, और इनसे इनमें जनन होता है, उसकी जड़ों को बो दिया जाता है, या नीचे से कुछ प्रांकुर से निकलते हैं जड़ों से, उनको बो दिया जाता है ना, ऐसे। तो केला एक अनिषेक फल है भाई, जिसमें बीज नहीं होते और जो बिना निषेचन के ही बनता है। ठीक है, चलिए ये पॉइंट हो गए। अब एक पॉइंट और था, एक पॉइंट और कौन सा था मैं आपको बता दूं, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एक पॉइंट को। वो कौन सा पॉइंट था? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कि कई बार हम ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ये ऑक्सिन और जिब्रेलिन ना पादप हार्मोन है। कौन से हार्मोन है? पादप हार्मोन। हाँ, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ भाई, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये पादप हार्मोन, मतलब ये जो चैप्टर है ना, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो हमारी जो सारी वीडियो पड़ी हुई है 12th क्लास वाली, आप वहाँ से पूरी नॉलेज ले सकते हैं, कोई भी टॉपिक। आपके लिए तो इतनी अच्छी बात है कि हमने पूरा कोर्स कराया, समझो मेरी बात को, 12th क्लास वालों को। कोई भी टॉपिक आप वहाँ पे देख सकते हैं, आप कोई भी टॉपिक जो आपका रह गया है ना, आप सभी टॉपिक को वहाँ 12th क्लास वाली जो पुरानी वीडियो है आप उनमें देखना, सारे क्वेश्चन आपको, चैप्टर आपको मिलेंगे। ठीक है, वहाँ तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है। इन हार्मोन्स के बारे में यदि आपको समझना है, तो आप मेरे चैप्टर नंबर, हाँ यार कौन सा था, शायद 13वां चैप्टर था, शायद 13वां ही है ना, RBSE बोर्ड में 13वां चैप्टर है, तो आप वहाँ सर्च कर सकते हैं, है ना, प्लांट हार्मोन वाई टीचिंग एक्सपर्ट। तो आपके सामने बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी, आप पूरे चैप्टरों का अध्ययन वहाँ पे कर सकते हैं पुरानी वीडियो से। ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिट वाली बात है। ठीक है, क्योंकि हम तो बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं भाई, आपको पता ही है यार,
है ना। चलिए, तो मैं इस पॉइंट को समझ ली, लास्ट पॉइंट है, कई बार जब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें अनिषेक फलन करवाना है तो हम कृत्रिम तरीकों का सहायता ले लेते हैं। तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन ये दो पादप हार्मोन है, तो इनको यदि हम वर्तिकाग्र पर छिड़क देंगे ना तो उन प्लांटों में अनिषेक फलन हो जाएगा, मतलब बिना निषेचन के ही फल बन जाएगा। तो हम इस घटना को बोलते हैं प्रेरित अनिषेक फलन। क्या बोलते हैं भाई? प्रेरित अनिषेक फलन। क्या है प्रेरित अनिषेक फलन? कि जब हम ऑक्सिन व जिब्रेलिन की सहायता से, ऑक्सिन जिब्रेलिन यदि हम वर्तिकाग्र पर छिड़क दें तो कई बार बिना निषेचन के ही फल बन जाता है प्लांटों में। तो हम इस घटना को प्रेरित अनिषेक फलन के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका जो ये चैप्टर नंबर 2 की जो 3 घटनाएं थी जो बहुत इंपॉर्टेंट, निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्च, ये आज कंप्लीट हुई हैं। ठीक है। कल का और चैप्टर बचा हुआ है, केवल एक टॉपिक और है जो थोड़ा इससे हटके आपकी लैंगिक जनन जो है ना, पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट, अरे यार पूरा कंप्लीट हो तो गया, आपने सारी चीज़ें तो बना ली। क्योंकि लैंगिक जनन में भाई आपने जब यार फल बना लिया, उसमें बीज बना लिया, ठीक, सारी चीज़ें आपने बनाई थी, किस प्रकार क्रम से चले थे ना, बिल्कुल। और एट लास्ट हमने फल बना लिया और ये फल गिर जाएगा, इसमें से बीज निकलेंगे और बो दीजिए और नया प्लांट। यही तो लैंगिक जनन है। ठीक है। तो आज कल का चैप्टर और है, इसमें एक और टॉपिक है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, उसको और पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। मुझे कमेंट करके बताना। मेरा तो प्लान है कि मैं आपको रिवाइज करा दूं और आपके थोड़े से कमेंट और चाहिए भाई, आप कर दिया करो यार, क्या दिक्कत है, बता दिया करो मुझे। अच्छा, मुझे एक बच्चे की बहुत अच्छी बात लगी। क्या अच्छी बात लगी भाई? सुनिए। अभी कुछ बच्चे अभी से बाय करने लग जाते ना, समझा करो, पहले मैं जब जाऊँ तब किया करो। एक बच्चे ने कहा सर आप लास्ट में यदि क्वेश्चन पूछ लें तो बहुत अच्छा लगता है ना। मैंने उसको यार गौर, मेरे दिमाग में नहीं थी वो बात, है ना। मैंने उसको गौर किया, यार बच्चा बात तो सही कह रहा है कि यदि मैं लास्ट में चलता चलता आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर से कर लिया करूं या कोई भी नीट वाला क्वेश्चन या कर लिया करूं तो आपके लिए मुझे लगता है बहुत फ़ायदेमंद वाली बात होगी ना, और आप उसका आंसर दिया करें। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो मैं शायद कल से 2-3 मिनट आपके लास्ट में क्वेश्चन के लिए भाई, ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछा करूंगा और आप मुझे लाइव चैट में कमेंट करके उसे बताया करें। ठीक है, आप इससे क्या है, आपकी भी नॉलेज बढ़ती जाएगी और मैं भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा करूंगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो भाई सजेस्ट करने के लिए भाई धन्यवाद। क्या नाम था, मैं नाम उसका भूल गया हूँ, है ना। समझ रहे हैं, लेकिन अच्छे होते हैं यार बच्चे, देखो मतलब कैसे हम, है ना, समझ पा रहे हैं। चलिए, तो अच्छा लगता है थोड़ा कम्युनिकेशन, है ना। चलिए, तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे भाई, बाकी बातें करते हैं कल और मिलते हैं कल। आज इसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके बाय।